So hello everyone, welcome to this online lecture on Indian polity and governance. आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, और ये इसलिए भी थोड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है बिकॉज इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है। लक्ष्मीकांत में ये टॉपिक नहीं है। कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स जैसे एमपी जैन वगैरह है, उनमें 1 पेज 2 पेज में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझाया गया है, और यूजुअली कोचिंग्स भी इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। लेकिन ये पार्ट यदि आप समझ गए तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का इनसाइड आउट समझने में बहुत इजी होगा। और यदि इस टॉपिक का कुछ थोड़ा बहुत ग्लिम्स आप अपने आंसर में दे पाते हैं तो आपको एक स्पेशल एज मिलेगी। थोड़ा बहुत ज्यादा मार्क्स, आधा 1 नंबर आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे दूसरे लोगों से। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन है फंडामेंटल राइट्स का। हमें सारी फंडामेंटल राइट्स एक एक करके बहुत डिटेल में समझनी है, लेकिन ये पूरा उसका बैकग्राउंड है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन तो हम जानते हैं, बिल्कुल शुरुआती क्लासेस में हमने उसकी एक डेफिनेशन जैसी या उसका मीनिंग समझने की कोशिश की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज a fundamental law of land which provides for organization, conception and nature of the state. Great, fine. सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट्स तो हमेशा से होती रही है, जब से ओरिजिन ऑफ स्टेट हुआ होगा। जब कभी भी किसी एक आदमी ने ये सोचा होगा कि अब हमें स्टेट का फॉर्मेशन करना है, तो वो स्टेट किसी ना किसी तरह से तो गवर्न हो रहे होंगे, किसी ना किसी टाइप की तो गवर्नमेंट वहां पर रही होगी। फिर इतना क्या खास है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्यों इतना ज्यादा इसको सेक्रेड माना जाता है? मैं आपको एक छोटे से इलस्ट्रेशन से ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए इंडिपेंडेंस के पहले भी इंडिया में गवर्नेंस तो हो रही थी। इंडियन स्टेट किसी ना किसी तरह तो एडमिनिस्टर हो रहा था। द कॉलोनियल एरा ऑफ ब्रिटिशर्स। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स के टाइम पर तो सारे लॉज कोडिफाइड हो चुके थे, यानी कि रिटन लॉज आ चुके थे। फिर ऐसा क्या अलग हो गया 26 जनवरी 1950 को, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर नहीं था? इन अ नटशेल हम देखें तो 3-4 टाइप की बातें थी जो ब्रिटिशर्स के एरा में एब्सेंट थी। क्या क्या एब्सेंट था? एक तो लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, बेसिक मिनिमम राइट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो नहीं थे लोगों के पास। गवर्नमेंट वो अथॉरिटेरियन है ना, थोड़ा स्वशासनवादी थी। गवर्नमेंट पर कोई कंट्रोल नहीं था, किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट पर नहीं थे। इट वाज बिहेविंग लाइक अ डेस्पोटिक वन, निरंकुश थी, है ना। लोगों की इंडिविजुअल डिग्निटी को प्रिजर्व नहीं किया जा रहा था, और लोगों के वेलफेयर की बात नहीं सोची जा रही थी। यही सारे तो प्रॉब्लम्स थे। इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से देखें। मान लीजिए कोई एक ऐसा स्टेट है जहां पर डिक्टेटरशिप है, कोई एक तानाशाह किसी एक स्टेट को गवर्न कर रहा है, तो टेक्निकली दैट तानाशाह इज द गवर्नमेंट एंड ही इज द लॉ, है ना। लेकिन अगेन क्या चीज है जो मिसिंग होगी ऐसी स्थिति में?
द मिसिंग पार्ट इज वेलफेयर ऑफ द पीपल। और हमारी जो एक लंबी हिस्ट्री रही है कॉलोनियल रूल की, या उससे भी पुरानी जो मोनार्कियल हिस्ट्री हमारी रही होगी, उन सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत कुछ सीखा और उन्होंने ये कोशिश की कि हम जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट को इंटैक्ट रखें। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो आइडिया है उसको हम सस्टेन करें। तो क्या है भाई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया? सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज एन आइडिया which restricts a state from becoming authoritarian। एक स्टेट को अथॉरिटेरियन होने से बनाती है। अथॉरिटेरियन का मतलब है इट restricts the state from subjugation of rights। लोगों की राइट्स को दबाना इज अथॉरिटेरियनिज्म। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वो आइडिया है, वो प्रिंसिपल है, वो डॉक्ट्रिन है, वो फिलॉसफी है जो रेस्ट्रिक्ट करती है किसी भी गवर्नमेंट को फ्रॉम सब्जुगेशन ऑफ राइट्स एंड लीड्स टू द कंसेप्शन ऑफ वेलफेयर स्टेट। एक ऐसे स्टेट के कॉन्सेप्शन को लेट डाउन करती है जो एक वेलफेयर स्टेट होगा, एक ऐसा स्टेट जो लोगों के लिए कल्याणकारी होगा, जो लोगों के वेलफेयर की बात करेगा। ऐसा स्टेट बनाने के लिए स्ट्रीव करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ छोटी छोटी सी 3 पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में एक लिंकेज बताई जा रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट which establish fundamental law of land, and constitutionalism is an ideology which emphasize on welfare of citizens। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया जाता है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो वो ऑब्जेक्टिव हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है कि एक सॉवरेन स्टेट होगा, सेक्युलर स्टेट होगा, डेमोक्रेटिक स्टेट होगा, रिपब्लिक होगा, एंड इट विल एंश्योर जस्टिस फॉर द पीपल, इट विल एंश्योर इक्वालिटी फॉर द पीपल, इट विल एंश्योर द डिग्निटी ऑफ द पीपल एक्सेट्रा। और इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने का जो मीन्स है, इन सारे उद्देश्यों को हासिल करने का जो माध्यम है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कंपोनेंट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है। ठीक है, तो अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं या ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कंपोनेंट्स क्या क्या है, या फिर हम इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस की लाइट में इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जानते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी आप लोगों ने रिसेंटली ये बात सुनी होगी, पिछले कुछ सालों में मिस्टर मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, reiterates this thing again and again, minimum government, maximum governance। ये शायद आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज में पढ़ा होगा, मिस्टर मोदी इस फ्रेज को बार बार यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक मैनिफेस्टेशन है इसी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट का। ठीक है, अब देखते हैं इसके कंपोनेंट क्या क्या है, या यूं कह लें कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से डेराइव हो रही है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जो स्पिरिट है हम कैसे अपहेल्ड कर पाए हैं अब तक, उसके इलस्ट्रेशंस क्या क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं, या क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एसेंशियल्स है। तो देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है तीनों ऑर्गन्स जो हमारे हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनको पावर प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन।
ऑलराइट। और साथ ही साथ यही कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रोसीजर भी स्टैब्लिश करता है जिस प्रोसीजर से वो तीनों ऑर्गन्स अपने पावर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर प्रोवाइड कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन ही वो प्रोसीजर बता रहा है कि कैसे वो पावर एक्सरसाइज किया जाएगा। देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ पावर ऑफ द थ्री ऑर्गन्स। ठीक है, दैट इज वाई इट इज सेड कॉन्स्टिट्यूशन इज लेक्स रेक्स। ये बात आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक्स में। कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज लेक्स रेक्स, LEXREX, लेक्स रेक्स। लेक्स रेक्स का मतलब है लॉ इज द किंग्स ऑफ किंग, आई एम सॉरी, लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। राजाओं का भी राजा होता है कानून, और हमारे देश का सबसे फंडामेंटल कानून कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो हमारे सारे ऑर्गन्स को पावर प्रोवाइड कर रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर रहा है जिससे वो तीनों ऑर्गन्स अपने पावर एक्सरसाइज करेंगे। ऑलराइट, the next component of constitutionalism is doctrine of check and balance. डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस, एक दूसरे पर चेक रखना और बैलेंस कर देना पावर को। इसका मतलब है बिल्कुल सिंपल कि अदर ऑर्गन्स कीपिंग चेक ऑन अदर्स। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो शायद ज्यादा आसानी होगी। लेजिस्लेटिव का काम है लॉज बनाना, ठीक है, बट जब लेजिस्लेचर लॉज बनाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ध्यान में रखेगा, या और सरल भाषा में कहूं तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन को ध्यान में रखते हुए ही लॉज बनाएगा देश का लेजिस्लेचर या स्टेट का लेजिस्लेचर। और यदि वो ओवरलुक कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर एक्स्ट्रा पावर्स एक्सरसाइज कर लेता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको नहीं दिए हैं, या फिर जो पावर दिए हैं वो गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, तो जुडिशरी कैन इंटरफेयर। हाउ जुडिशरी कैन इंटरफेयर? इट कैन अपहेल्ड द लॉ एज वॉइड। वो कह सकती है कि ये जो कानून आपने बनाया है ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, इसलिए ये वॉइड है, शून्य है। सो जुडिशरी इज कीपिंग अ चेक ऑन लेजिस्लेचर। सेम एग्जीक्यूटिव के सेंस में हम देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कुछ गड़बड़ कर रहा है तो जुडिशरी अपने जुडिशियल फंक्शंस को एक्सरसाइज करते हुए उनको कंट्रोल कर सकती है कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स में आप आ जाइए, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स आप पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ जुडिशरी इज चेकिंग एंड कीपिंग द बैलेंस। एक दूसरा एग्जांपल इसी तरह का ले लेते हैं। यदि जुडिशरी बहुत कुछ गड़बड़ कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, या यूं कह लें कि जजेस थोड़ा मनमाना बिहेवियर कर रहे हैं, आर्बिट्ररी बिहेवियर कर रहे हैं, अनरीजनेबली दे आर एक्सरसाइजिंग देयर फंक्शंस, उनको जजेस का रिमूवल हुआ हो सकता है। जजेस को रिमूव कर सकता है लेजिस्लेचर एक रेजोल्यूशन लाकर कि भाई फला फला जज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल को अपहोल्ड नहीं कर पा रहा है, सो लेट अस रिमूव दिस जज। सो इन दिस वे लेजिस्लेचर इज आल्सो कीपिंग अ चेक एंड बैलेंसिंग जुडिशरी। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस है ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट को अपहेल्ड करता है। गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गन को डेस्पोटिक होने से, निरंकुश होने से, आर्बिटरी होने से, मनमानी करने से रोक रहा है। और ये सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस जो है, दिस इज अगेन अ कंपोनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देन अगला पॉइंट कहता है टेम्परेरीनेस ऑफ गवर्नमेंट।
कोई भी गवर्नमेंट परमानेंट नहीं है। क्यों परमानेंट नहीं है? बिकॉज वी आर अ रिपब्लिक। हमारी कंट्री में हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होगा और हर एक पीरियड के बाद, एक इंटरवल के बाद ये इलेक्शन होंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। एंड हमारा स्टेट डेमोक्रेटिक होगा। डेमोक्रेटिक मतलब पीपल विल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव ईदर बाय डायरेक्ट इलेक्शन और बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन से हम अपने एमपी एमएलए चुनते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से हम अपने देश का प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो ये सारी जो प्रोसीजर है पीरियोडिकली होती रहती है ना, टेम्परेरी होती है। सबका एक टाइम दे रखा है। लोकसभा का टाइम 5 साल बताया गया है, प्रेसिडेंट का भी टाइम 5 साल बताया गया है। इन 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होना पड़ेगा और इस 5 साल के अंदर भी यदि लो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो बीच में भी इलेक्शंस हो सकते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस, या फिर यदि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाता है तो अगेन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो सकते हैं। सो इन दिस वे गवर्नमेंट इज टेम्परेरी। ये टेम्परेरीनेस ऑफ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मनमानी पूर्ण बिहेव ना करे। ठीक है, सो इट इज येट अनदर कंपोनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एंड लास्ट कंपोनेंट but not the least, that is protecting rights of individual and their dignity। लोगों की फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करना ड्यूटी है स्टेट की। स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो लोगों की बेसिक मिनिमम राइट्स को इंश्योर करे, गारंटी करे और उनकी डिग्निटी को भी इंश्योर करे। एक गरिमापूर्ण जीवन हर कोई जी सके, ऐसा इंश्योर करना जरूरी है किसी भी गवर्नमेंट के लिए बाय वर्च्यू ऑफ दिस डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बहुत 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 ज्यादा एम्फेसाइज करता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए। और यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फोकस करता है गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने में कि वो सब्जुगेट ना करे इन राइट्स को इनफ्रिंज ना करे, इन राइट्स को वायलेट ना करे, इन राइट्स को अब्रिज ना करे, इन राइट्स को कॉन्ट्रावेन ना करे। ये सारे टर्म बिल्कुल सिमिलर है। कुल मिलाकर राइट्स को कम कर देना, राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देना, राइट्स को रोक देना एक्सेट्रा से रिलेटेड ये टर्म्स है। तो वायलेट ना करे कोई भी स्टेट या स्टेट का कोई भी ऑर्गन, या फिर हम कलेक्टिवली कहें तो गवर्नमेंट जो है वो सबजुगेट ना करे इंडिविजुअल्स की राइट को। इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट में। ठीक है, आगे बढ़ते। आई होप आप सभी को ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फंडामेंटल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये एक बिल्कुल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एक आइडिया है। लेकिन ये आइडिया यदि आप समझ जाओगे ना तो आप फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस समझ जाओगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस समझ जाओगे और आप वो विजडम समझ पाओगे कि किस विजडम के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है ना। शायद इसको समझते हुए आपको लग रहा होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होती है हमारे प्रियम्बल में, है ना। हमारे प्रियम्बल में बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट होती है ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट कि हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देना है लोगों को, सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं देना है, एक लॉ नहीं बनाना है जो गवर्न करेगा, सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं बना देनी है, एक रिस्पॉन्सिबल एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनानी है। ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के राइट्स का ध्यान रखे, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के वेलफेयर का ध्यान रखे,
ये सब हमारे एम्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से, और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है प्रियम्बल में भी, राइट? हमने पढ़ा है ना प्रियम्बल डिटेल में कि प्रियम्बल इज द एसेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भी हमने देखा था दैट प्रियम्बल इज एक्चुअली द की टू द माइंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स। ये दोनों बात हमने देखी थी, है ना? और जब जब हम फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को आगे पढ़ेंगे तो प्रियम्बल की लाइट में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ये स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को जहन में रखेंगे। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? एक बात और है, देखिए, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट एब्सेंट हो। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट एब्सेंट हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जर्मनी ड्यूरिंग द रेन ऑफ हिटलर was governed by a written constitution, ठीक है? But Hitler, while excising that written constitution, was subjugating the rights of individuals, and it was no more a welfare state. लोगों के rights को तो थोक के भाव में वायलेट किया जा रहा था उस समय पर, ड्यूरिंग द नाज़ीज रूल, है ना? तो वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो था, बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट नहीं थी। सो कुल मिलाकर एक टर्म आप याद रख ले, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट में क्या एक चीज सबसे महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करती है, सो दैट इज इंश्योरिंग दी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पर बहुत 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 ज्यादा इंफेसिस किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट में, और हम लगातार ये प्रयास करते हैं कि ये स्पिरिट बची रहे, कोई भी गवर्नमेंट आए, है ना? गवर्नमेंट तो टेम्परेरी है, हमने ये देखा, ठीक है ना? गवर्नमेंट्स तो टेम्परेरी है, बट ये स्पिरिट इज परमानेंट, दिस स्पिरिट शैल बी परमानेंट। ठीक है, तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है फंडामेंटल राइट्स, क्यों फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी जो बातें हो रखी हैं, ये क्या बातें हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए हम पहले क्विकली देखते हैं द बैकग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या बैकग्राउंड है, कहां से फंडामेंटल राइट्स की बातें बातें की जा रही हैं, कहां से इन सब की शुरुआत हो रही है, एक्सेट्रा। ठीक है, और क्या होती है फंडामेंटल राइट्स? तो वर्ड इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, सबसे आधारभूत, सबसे बुनियादी जिसे हम कहते हैं, है ना? सबसे मौलिक, ऐसे राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। द राइट्स which are necessary or essential for an individual to lead a dignified life। ठीक है, the rights which are necessary or essential for an individual to live a dignified human existence, वो होती है फंडामेंटल राइट्स। ऐसी बेसिक मिनिमम राइट जो एक ह्यूमन डिग्निटी के साथ लाइफ को लीड करने के लिए जरूरी होती है, दोज आर फंडामेंटल राइट्स। एग्जाम्पल के लिए राइट टू लाइफ, द बेसिक ऑफ ऑल। राइट टू लाइफ है तभी बाकी कुछ होगा। राइट टू लिबर्टी, लाइफ विदाउट लिबर्टी इज ऑफ नो सेंस। या यूं कह लें कि वो एक ह्यूमन डिग्निटी के साथ लाइफ नहीं है यदि आपके पास लिबर्टी नहीं है, बिकॉज ह्यूमन इज बॉर्न फ्री, है ना? एक मनुष्य आजाद पैदा होता है, स्वतंत्र पैदा होता है, तो लिबर्टी बहुत जरूरी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है ना?
इक्वलिटी बहुत जरूरी है, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें मिनिमम एसेंशियल है एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए। तो ये सब फंडामेंटल राइट्स होती हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, इसका ओरिजिन 13th सेंचुरी में हुआ था, ब्रिटेन में। हुआ यूं, एक किंग जॉन थे ब्रिटेन के किंग। उनने 1215 में एक डॉक्यूमेंट इशू किया, जिस डॉक्यूमेंट को कहते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट एक था जिस डॉक्यूमेंट में पहली बार फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, या यूं कहें कि एक एक्सप्लिसिट रेफरेंस फंडामेंटल राइट्स का आया था। फंडामेंटल राइट्स का एग्जिस्टेंस और पहले से रहा होगा। ऑनेस्टली, द हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज एज ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि इंसान के जन्म के साथ ही फंडामेंटल राइट शुरू हो गई होंगी। क्योंकि जैसा हमने कहा कि फंडामेंटल राइट्स तो वो राइट्स हैं जो एक आदमी या औरत यानी मनुष्य लेकर पैदा होता है। तो ऐसा नहीं है कि इस 1215 के पहले फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। फंडामेंटल राइट्स की हिस्ट्री तो ह्यूमन हिस्ट्री जितनी ही पुरानी है, या यूं कह लूं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की हिस्ट्री, मानवीय चेतना के इतिहास जितना पुराना होगा फंडामेंटल राइट्स का इतिहास। बट उसको पहली बार एक्सप्लिसिटली, एक्सप्रेसेडली मेंशन किया गया एक डॉक्यूमेंट में 1215 में ब्रिटेन के किंग जॉर्ज द्वारा, और उस डॉक्यूमेंट का नाम था मैग्ना कार्टा। ठीक है, इस नाम को आप याद रखिएगा। मैग्ना कार्टा वो पहला डॉक्यूमेंट था जिसने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। इसके कुछ 400-450 साल बाद 17th सेंचुरी में एक और दूसरा डॉक्यूमेंट आता है। ठीक है, जो अगेन एक एविडेंट है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है फंडामेंटल राइट का, जिसको कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स एक डॉक्यूमेंट आया जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लेजिस्लेट किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनेक्ट करके एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, बिल ऑफ राइट्स, जो बात करता था लोगों के फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, लोगों के लिए कुछ बेसिक राइट्स का डिक्लेरेशन वो दे रहा था, बिल ऑफ राइट्स। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो आ रहा है 1689 में। देन 18th सेंचुरी में वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी घटना होती है जिसने पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर दिया, विच इज नोन एज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम की एक बड़ी घटना होती है। Okay, so only 1 minute is left for this session, so I am stopping this session and sending you another link, so please join quickly। ज्यादा टाइम मत लगाइएगा, फटाफट से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ मैं शेयर स्टॉप करके ये सेशन एंड कर रहा हूँ और आपको दूसरी लिंक भेज रहा हूँ। ऑलराइट, Yes, sir. ग्रेट, Yes, sir. फैंटास्टिक। Alright, so dear students, we were discussing the background of fundamental rights। हमने देखा कि सबसे पहले 1215 में मैग्ना कार्टा आता है ब्रिटेन में। किंग जॉन के टाइम पर ये पहला ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट था जो रेफर कर रहा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। Then another important documentary evidence of fundamental rights was the Bill of Rights legislated by British Parliament in 1689। इसके ठीक 100 साल बाद वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसने पूरे दुनिया की हिस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए चेंज करके रख दिया। उसका नाम था द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड की गई बाय डिक्लेरेशन।
A declaration of fundamental rights was made after the French Revolution in 1789. तो ये तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट में। और इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को 3 टर्म सिखाए क्या थे, यूं कहें कि ये 3 टर्म डिस्कवर किए और उनको प्रोपोगेट किया। दो 3 टर्म्स वर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस, ये 3 शब्द फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया में प्रोपोगेट किए। ठीक है, आइए अब हम आते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया में इन सब चीजों की बात कब से होनी शुरू हुई। वैसे तो इसका डेवलपमेंट बहुत पुराना रहा होगा, लेकिन हम एक स्पेसिफिक और एक्सप्रेस डिमांड की बात करें तो आप याद करिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट। हुआ ये था 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको रिव्यू करने के लिए एक कमीशन इंडिया आता है। उस कमीशन को पॉपुलरली हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। एंड इट वाज अपोज्ड बाय ऑल द इंडियन पार्टीज because no Indian member was there in that commission which was supposed to review the Constitution of India or which was supposed to review the act which is going to govern India in next 10 years. तो इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट के जवाब में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना एक स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया था। ये स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सिग्निफिकेंट कांग्रेस लीडर और एक कमाल के वकील, एक एमिनेंट जूरिस्ट पंडित मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में, इसलिए उसको नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। सो इन 1928 दैट नेहरू रिपोर्ट और दैट स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन डिमांडेड द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पहली बार 1928 में स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली फंडामेंटल राइट्स की डिमांड रखी गई थी। और जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेट करने लंदन पहुंचते हैं आफ्टर द गांधी एरविन पैक्ट, ही मूटेड द सेम आइडिया, सेम डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स को महात्मा गांधी जी रेज करते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। बट वो फंडामेंटल राइट्स का आइडिया जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए जो इस पूरी प्रोसेस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसमें फंडामेंटल राइट्स जैसे कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं मिलता था। ठीक है, वी ऑल नो that Government of India Act 1935 is the major source of Indian Constitution. लगभग 2/3 पार्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, लेकिन फंडामेंटल राइट वो पार्ट था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में नहीं था, वो अलग से था। और हमने ये फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट कहां से बोरो किया? तो हमने ये कॉन्सेप्ट बोरो किया था यूएसए। ठीक है, क्योंकि यूएसए दुनिया में ऐसा पहला नेशन था जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लेकर आया था। पहली बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए लेकर आया था। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट विच इज कोडिफाइड, a single legal document which is comprehensively covering all the aspect of governance। ये सिस्टम लेकर आने वाला दुनिया का पहला देश था यूएसए, और उसी यूएसए ने अपने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड किए थे। सो वी बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम
यूएसए। इज दैट क्लियर? ये पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आया फंडामेंटल राइट्स का?